स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाठा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और बुलेटिन में सबसे पहले आपको द्रास लिए चलते हैं। वहां से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन भी सबने सुना और अब प्रधानमंत्री मोदी शहीदों के परिवार वालों से इस समय रूबरू हो रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीदों के परिवार वालों से पीएम मोदी मिलते हुए। देश 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है और इस मौके पर खुद द्रास पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कारगिल युद्ध स्मारक सबसे पहले वो पहुंचे। और अब आपको संसद की कार्रवाई दिखाएंगे। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। बजट में हुए भेदभाव का आरोप लगाते हुए विपक्ष लगातार आक्रामक है। आज बजट पर बहस का चौथा दिन। भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद देते हुए यहाँ पर स्पीकर और तमाम अन्य सांसद और असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय श्री प्राप्त की है। इस अवसर पर ये सभा अपने वीर सैनिकों को नमन करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये सभा उन शहीदों के परिजनों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा उन वीर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब यह सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी। And preserving the territorial integrity of the nation, I would request honorable members to rise and observe silence in honor of our soldiers who laid down their lives in the war. 61 Sri Chamla Kiran Reddy. Yes. Samla Kiran Reddy. Question number repeat. Who? Question number repeat. Question number 61. माननीय मंत्री जी, सदस्य, माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 61 बोल दिया। स्पीकर सर, आप प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न सर, ऑनरेबल सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, इंडिया despite being home to 19% of world's children ranks 113 out of 176 in well-being of children according to the end of childhood index. कारगिल विजय दिवस के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। आज उसी ऐतिहासिक दिन की याद में द्रास में बड़ा कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री खुद द्रास पहुंचे। उन्होंने कारगिल के शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में बने स्मारक और संग्रहालय भी देखे। लेकिन कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन्होंने बड़ी बातें भी कही। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को हिदायत दी कि वो प्रॉक्सी वॉर से बाज आए, अपने अंजाम की चिंता करे और दूसरा उन्होंने विपक्ष को भी आगाह किया कि वो सेना के साथ सियासत करना बंद करे। खासतौर से अग्निपथ योजना पर विपक्ष के विरोध पर वो बेहद आक्रामक दिखे। अब कुछ ही क्षणों में आप शृंखला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिसे सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी
इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। और इस बीच अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने कहा कि मोदी कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं। कांग्रेस ने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी अग्निपथ योजना समाप्त कर दी जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी इस विषय पर बोले और अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी कि क्या मकसद था। लेकिन अब कांग्रेस पर जब हमला किया गया तो कांग्रेस ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो फिर ये योजना समाप्त। सेना के लिए रिफॉर्म बताया आज प्रधानमंत्री ने इस योजना को। सुनते हैं। प्रधानमंत्री की आदतन जो गलत कर जाते हैं उसे गलत ही मानने को तैयार नहीं होते। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप क्या उनको पाकिस्तान और चीन की सेना के सामने करेंगे? जो सेना है आपके सामने जिसे आज आप संबोधित कर रहे थे, ये विश्व विजयी सेना है, भारत की बहादुर सेना है। मैं उनकी शहादत को कारगिल पे प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और इसे यह तो समाप्त कर दें मोदी जी, या जब हमारी सरकार आएगी हम समाप्त। यूपी में जारी सियासी खींचतान के बीच सीएम योगी आज दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलेंगे, संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे और दिल्ली आने से पहले योगी ने यूपी में कई बैठकें की और काफी होमवर्क भी किया है। विधायकों संग सहयोगी दलों के मंत्रियों से भी बातचीत की है और माना यही जा रहा है कि आज जब वो पीएम से मिलेंगे तो यूपी की राजनीतिक हालात पर मंथन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में भी बैठक हुई जिसमें बताया जा रहा कि जो विधायक हैं उन्होंने अपनी अपनी शिकायतें रखी और अधिकारियों के खासतौर पर अफसरों की शिकायत की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने सीधा कहा कि सबूत दो, हम कार्रवाई करेंगे। अब इसी कड़ी में जब अंतर्कलह की खूब चर्चाएं चल रही है, इस कड़ी में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली जो मीटिंग जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दिए। दूसरी जो मीटिंग हुई उसमें यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे और अब बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अब दिल्ली में जहां पर वो मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम और गृहमंत्री से भी उनकी मुलाकात। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। वहीं अभिषेक मिश्रा लखनऊ से जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले सवाल आपसे, ये जो होमवर्क सीएम योगी ने किया है, दरअसल वो होमवर्क ये दर्शाता है कि वहां का मूड दरअसल क्या है। चाहे वो सहयोगी दलों का मूड हो, चाहे वो शिकायतें जो अफसरों के खिलाफ की जा रही हैं भ्रष्टाचार को लेकर हो, इन सभी मूड के साथ वो दिल्ली पहुंचेंगे और क्या प्रधानमंत्री से इस पर चर्चा करेंगे, राय मांगेंगे या फिर हल निकालने पर बातचीत होगी? देखिए, बिल्कुल इस बैठक के कई महत्वपूर्ण मायने हैं क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जो उथल पुथल चल रही थी, संगठन, सरकार, इनके बीच के सामंजस्य की कमी, अधिकारियों का ना सुनना, ये तमाम विषयों को विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने सामने रखा है। योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ठीक आपने पूरा होमवर्क किया है, पूरा फीडबैक लिया है, लगातार अलग मंडलों की बैठक ली। कल मेरठ और प्रयागराज मंडल के विधायकों के साथ उन्होंने वार्ता की है, गुर्जर समाज के लोगों से बात की है और तमाम स्टेक होल्डर से इस बात की जानकारी ली है कि आखिर जमीन पे क्या दिक्कतें हैं। केवल दिक्कतें ही नहीं बल्कि एक्शन भी हुआ। प्रशासनिक तौर पर जहां पर मुकदमे नहीं लिखे जा रहे थे वहां पर कार्रवाई की गई है और कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर नैरेटिव दिया गया है कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और काम कर रही है और किसी को अगर कोई शिकायत है तो सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकता है। हमने ये भी देखा था सहयोगी दल के जो नेता थे, चाहे संजय निषाद हो, ओपी राजभर, जो पहले केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं, उनके साथ दिखाई देते हैं, लेकिन कल उनके सुर बदल गए। कल उन्होंने कहा कि नहीं, सारी बातों को संज्ञान में लिया गया और मुख्यमंत्री ने कहा एक साथ काम कर रहे हैं, हम लोग आगे चलेंगे। मतलब ये सभी चीजों का पटाक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज जब दिल्ली पहुंचेंगे, जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी, कल की बैठक में वो शामिल होंगे। तो एक तरीके से पूरे जो ग्रिप बनाकर रखी रही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में, उस पे कितने स्ट्रांगली वो काम कर रहे हैं उसको जरूर सामने रखेंगे। ठीक है, अभिषेक आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी है। हिमांशु, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, जेपी नड्डा से भी बताया जा रहा है कि मिलेंगे, तो क्या औपचारिक बता दिया गया है कि कितने बजे मुलाकात होगी? देखिए, मुझे लगता है अभी तक औपचारिक कोई भी टाइम जो है वो नहीं आया कि योगी आदित्यनाथ से जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि
आज दोपहर बाद जो है योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे और कल जो है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, उसमें उनको हिस्सा भी लेना है और उस कल देर शाम से जो है वो बीजेपी रूल स्टेट के जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों की जो बैठक है उसमें भी उनको पार्टिसिपेशन करना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। लेकिन 1-to-1 बैठकों का जो दौर है वो कब होगा इसको लेकर अभी समय फिक्स नहीं है। लेकिन याद कीजिए आप, पिछली बार जब केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी दिल्ली आए थे तब उन्होंने लगातार नेताओं के साथ बैठकें भी की थी। भूपेंद्र चौधरी ने तो जेपी नड्डा, बीएल संतोष, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर बातचीत की और पूरे प्रदेश के राजनीतिक हालात पर जो है विस्तृत रिपोर्ट दी और चुनाव के नतीजों को लेकर जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी थी। तब ये कहा गया था पार्टी आलाकमान की तरफ से कि आने वाले दिनों में जो है ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ के साथ भी पार्टी आलाकमान की बैठकें होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी जी ठीक है हिमांशु, आपके पास हम लौट रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। तो आपको बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को नया दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और दिल्ली आने से पहले सीएम योगी ने काफी काम किया है। अब तक वो 100 से ज्यादा विधायकों से मिल चुके हैं। लेकिन योगी के लिए चिंता की बात यह है कि कई विधायकों ने सरकारी अफसरों को लेकर शिकायतें की हैं। योगी कहते हैं कि अधिकारियों के खिलाफ शिकायत है तो सबूत लाओ, और विधायक इस राय से सहमत नहीं है। सीएम योगी एक्शन में है, केशव मौर्य भी एक्शन में है। क्या अब दिल्ली की बारी है? यूपी का घमासान दिल्ली में समाधान है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों वाला घाव अभी भरा नहीं है। 14 की 71 सीटों के 10 साल बाद 24 में अगर मोदी की लहर के बाद भी यूपी में सीटों का आंकड़ा 33 पर आ टिके तो ये बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर चिंता की बात है। और अब जरा इस हलचल को देखिए। सीएम योगी के घर विधायकों की कतार लगी है। लगातार सीएम योगी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। जोन वाइज ये मुलाकात हो रही है। क्या इन मुलाकातों की नींव डिप्टी सीएम केशव मौर्य के उस बयानों से पड़ी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे दरवाजे हर वक्त कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं? और क्या योगी ने ये कहकर पार्टी के भीतर ही विरोधी खड़े कर लिए हैं कि हम यूपी का इस बार का चुनाव अति आत्मविश्वास से हारे? लेकिन अब ऐसा लगता है कि योगी ने घर संभालना शुरू कर दिया है। सबसे पहले विधायकों से मुलाकात करके उनकी बात सुनी जा रही है। सीएम योगी 100 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं। विधायकों से हार की वजह पूछी जा रही है। ऐसा करके योगी विधायकों के मन की बात जानना चाहते हैं। इन मुलाकातों में पहली बार विधायक खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। विधायकों अफसरों को लेकर गुस्सा जता रहे हैं और सीएम योगी कह रहे हैं कि अफसरों के करप्शन या मनमानी के सबूत लेकर आओ। इस बात पर वे विधायक खफा हैं। हम लोग अपना काम छोड़ के जनता की सेवा के अलावा, विकास के अलावा, पार्टी मजबूत कैसे उसे छोड़ करके कैमरा लेके घूमेंगे कि ये अधिकारी जो है ये भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका सबूत बनाएंगे हम, या कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे? विधायक अगर बोल रहा है, उनके पास लोग आ रहे हैं, किसी अधिकारी के बारे में सबको मालूम होता है कि वो बेईमान है कि ईमानदार है, उसका परसेप्शन उसके आते ही बन जाता है। तो अगर वो सही काम नहीं करता और माननीय विधायक कह रहा है और उसके पास कोई चीजें आई हैं, कोई लोगों ने कहा जी मुझसे इतने पैसे लिए गए या कोई चिट्ठी दी है, उस पर अगर माननीय विधायक ने चिट्ठी लिख दिया, कह दिया, तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मान लिया कोई डीजीपी है और वो सिपाही की शिकायत आ रही है, क्या डीजीपी को अगर सिपाही के खिलाफ शिकायत आ रही है तो प्रमाण से ही हटाने के लिए डीजीपी तुरंत उसको सस्पेंड करके जेल भेज देगा? तो जब विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, डीजीपी से भी बड़ा है, तो विधायक जो कह रहा है वो जिम्मेवार है इलाके का, अपनी विधानसभा का, और जनता जनार्दन होती है, जनता का चुनाव हुआ है, तो जो जनप्रतिनिधि है वो कोई बात कहेगा तो वो क्या बिना सबूत के कह देगा? योगी अगर बैठकें कर रहे हैं तो इसकी वजह है विधायकों में गुस्सा तो है। हाल में ही कई विधायकों ने खुले तौर पर शिकायत भी की है। बुलंदशहर से विधायक प्रदीप चौधरी, योगी राज पार्ट 1 में मंत्री मोती सिंह, कन्नौज से हारे सुब्रत पाठक, मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा, वाराणसी से विधायक त्रिभुवन राम ने बार बार कहा है कि अफसरशाही बेलगाम है। इसकी वजह से बीजेपी का ग्राफ गिरा है। लेकिन बीजेपी विधायकों से सीएम की मुलाकात को सामान्य बता रही है। देखिए 16 समीक्षाएं हो चुकी हैं, ये कोई पहली नहीं थी और न ही आखिरी है।
अभी प्रयागराज मंडल की हुई है, उसमें जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं सभी आए थे। प्रवीण पटेल जी जैसे प्रयागराज से वो नहीं आ पाए क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा है, और समीक्षा के में जो विशेष रूप से जो चुनाव है और आगे हम लोग को क्या करना है तो उसके बारे में चर्चा हुई है और एक सकारात्मक हुई। देखना यह है कि योगी लखनऊ में अपनी पकड़ को बनाए रख पाते हैं या उनकी चुनौतियां बढ़ती हैं। आज तक ब्यूरो। इस बीच बड़ी खबर सुल्तानपुर से। मानहानि मामले में राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी हो रही है। बयान दर्ज कराने के लिए सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी और बयान दर्ज कराकर वहां से निकल गए। सुल्तानपुर कोर्ट के बाहर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। इनके और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की देखी गई। जब राहुल गांधी कोर्ट रूम पहुंचे तो वहां भी भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। राहुल गांधी ने वकील से कहा, राहुल गांधी के वकील ने बताया है कि 12 अगस्त को अगली सुनवाई है। और अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए जो इस समय सुल्तानपुर में ही मौजूद हैं। अभिषेक, क्या हुआ आज की सुनवाई में? देखिए, बिल्कुल आज की सुनवाई में राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे। लगातार 13 तारीखें पड़ चुकी थी, लेकिन आज उन्हें हर हालत में पहुंचना था। वो वहां पे पहुंचे और अगली तारीख 12 अगस्त की दी गई। हमारे साथ में अधिवक्ता वैभव पांडे, उनसे बातचीत करते हैं। वैभव जी, क्या बताया गया आज की कार्रवाई में? वो पेश हुए, उन्होंने राहुल गांधी ने क्या क्या उसमें कहा है? राहुल गांधी ने कहा कि आ जाए, पेश हुए। कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि ये बताइए कि जितना भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाया गया है उसके लिए आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो उन्होंने कहा क्लियर कट कि ये सारा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सरकार के दबाव में आकर के मेरे ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाया गया है। ये कहना राहुल गांधी जी का है। अपनी सफाई में जितना उन्होंने कहना था उतना उन्होंने पूरी बातें अपनी कह करके कोर्ट को अपनी पूरी बात बताई। कोर्ट ने भी उनको पूरा टाइम दिया अपने बारे में जितना कहना था उनको, अपनी सफाई में जितना कहना था वो सारी बातें उन्होंने कही। और उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में 12 अगस्त 2024 की डेट लगा दी है। अब ये क्लियर होगा 12 अगस्त को ही कि आगे कोर्ट इसमें क्या कार्यवाही करती है। क्या कोई लिखित जवाब भी दाखिल किया है या केवल पेश हुए? नहीं, पेश हुए हैं, अपना बयान दिया है, ओरली बयान दिया है, उसको रिटर्न किया गया है कोर्ट के द्वारा। उसमें जो है तरफ से विजय मिश्रा जिन्होंने याचिका डाली थी, उनकी तरफ से क्या कोई दलील या कोई उनकी गवाही पहले हो चुकी है। आज अवसर तो केवल अभियुक्त का था, तो उसमें जो भी अभियुक्त है वो आया था। अभियुक्त एज ए राहुल गांधी को ही बनाया गया है, इसलिए उनको जो अपनी सफाई में कहना था आज उन्हीं का मामला था। तो अभियुक्त के बयान का ही मामला था, इसलिए अभियुक्त की एक का ही बयान होगा। तो अपना बयान देने के लिए ही आए थे, तो उन्होंने अपना बयान दिया, अपनी सफाई में जितना कहना था उन्होंने कहा। 12 तारीख को दोनों पक्ष एक बार फिर मौजूद होंगे, तब दलीलें रखी जाएंगी। अब ये क्लियर नहीं है कि दोनों पक्ष आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि 12 तारीख को कोर्ट की मंशा क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अभिषेक। और अब बात कांवड़ यात्रा की करेंगे, जिसके रूट पर दुकानदारों को अपनी दुकान का नाम लिखने के विवाद पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि कांवड़ियों की शिकायत पर फैसला लिया गया है। यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए फैसला लिया गया है। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए ये तमाम कवायदे की गई हैं और हमारा उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। तो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ यह फैसला नेम प्लेट विवाद पर, यह उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की शिकायत पर यह फैसला लिया गया है और यही वजह है फिर दुकानों पर नाम लिखने के लिए कहा गया। हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि आप सिर्फ खाने के बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। जातीय समुदाय का ये भेदभाव नहीं है। यूपी सरकार का हम आपको बता रहे हैं कि हलफनामा है। सरकार ने कहा नेम प्लेट विवाद पर अपना ये पक्ष रखा है कि सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला और भी कांवड़ियों की शिकायत पर लिया गया फैसला। बात संसद की करेंगे, जहां पर बजट सत्र पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कल एक बयान दिया जिससे सियासी कोहराम मच गया है। संसद में अपने भाषण के दौरान चन्नी ने कहा कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में एक सांसद को चुना गया, लेकिन सरकार ने उसकी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली है। और इस दौरान उन्होंने अमृतपाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बीजेपी नेताओं का दावा है कि चन्नी अपने बयान में अमृतपाल सिंह का ही जिक्र कर रहे थे। चन्नी के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा, जबकि कांग्रेस ने चन्नी के बयान से किनारा कर लिया।
इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। एनएसए किस पे लगा हुआ है? जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। इन्होंने यहाँ पे कहा किसानों के ऊपर एनएसए लगा है, जो बिल्कुल ही गलत बात और देश को और पंजाब को तोड़ने की आज बात एक एक्स सीएम ने और कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी सामने बैठ के ये बात बुलवा रहे थे कि किसानों के ऊपर एनएसए लगा है। और जब हमने कहा भी फ्लोर के ऊपर ये आप एविडेंस लाओ, इसे दिखाओ भी, कौन से नाम दो, कौन से 4 किसान है जिनके ऊपर एनएसए लगा है, तो फिर बिल्कुल बैकफुट पे कोई उनके पास जवाब नहीं था और सारी कांग्रेस पार्टी उनके कारण आज और इंडिया अलायंस जो है वो भी शर्मसार और शर्मिंदा हुई।